तो हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज विकास सर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोग के लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज के साथ में आज एक सेशन है आपका 30 मिनट का। इस 30 मिनट में हम एक क्रैश कोर्स करने वाले हैं। क्रैश कोर्स में आप सब कुछ देखने को पाएंगे, 3D में देखने को पाएंगे और आपको पूरा पूरा यहाँ पे नॉलेज मिल जाएगी। आपको एक चैप्टर में यहाँ करवाने वाला हूँ जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ये क्लास 10th और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्लास 10 को ये ज्यादातर देखते हुए, बोर्ड एग्जामिनेशन देखते हुए 30 मिनट में पूरा पूरा चैप्टर यहाँ पे मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको सारी चीजें आप यहाँ पे देख के सारी नोट्स बना सकते हैं। आप 30 मिनट की क्लास में आपको आपका टाइम को देखते हुए ये क्लास आप आज भी देख सकते हैं और एग्जाम के एक दिन पहले भी देख सकते हैं। 30 मिनट की क्लास में आपको पूरा पूरा लाइफ प्रोसेस में समझा दूंगा। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे मैं कितनी चीजें इसमें कवर कर दूंगा और कितने ही अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट सारा इसमें लाइफ प्रोसेस का मैं कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार बिलीव करके पूरा 30 मिनट का वीडियो देखने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, आपको समझ आया या नहीं समझ में आया। आपको नहीं समझ में आएगा तो अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं तो वो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। ठीक, लाइफ प्रोसेस जो हम लोग जिंदगी जीते हैं, ठीक, इस जिंदगी को जीने के लिए हमारी बॉडी के अंदर में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, वो अपना प्रोसेस करते हैं। ठीक, हम लोग को जिंदा रहने के लिए जो हमारी बॉडी के अंदर के ऑर्गन जो है वो प्रोसेस करते हैं, उसी को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, है ना। जो जिंदा रहने के लिए हमारी बॉडी वर्क करती है, अंदर प्रोसेस करती है, परफॉर्म करती है एक्टिविटीज, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। ठीक, तो लाइफ प्रोसेस में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो फूड को डाइजेशन करता है। फूड को कैसे डाइजेस्ट करता है, जैसे हमारा बॉडी जो है फूड को इंटेक करता है, फूड अंदर लेता है, फूड अंदर लेने के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाकर कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वहां पे क्या होता है, पर पता है आपको, वहां पे केवल जो आपका वाटर होता है खाली वही एब्जॉर्ब होता है, वही सोखता है वाटर। ठीक, और वहां पे कोई जो है डाइजेशन नहीं होता क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारा कंप्लीटली डाइजेशन हो गया रहता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको मैंने समझा दिया आपको। यहाँ इसके आगे आप चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिस्पायरेशन भी समझा दिया। रिस्पायरेशन के आगे रिस्पायरेशन के थ्रू जो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा निकला रहता है लंग्स के थ्रू, वो चला जाता है हार्ट में। हार्ट उसको पंप करके भेज देता है किडनी को और किडनी क्या करती है, किडनी इसको फिल्टर कर देती है और फिल्टर करने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड रहता है उसको पूरी बॉडी में फिर से भेज देती है और जो डीऑक्सीजनेटेड रहता है यानी कि यूरिन वगैरह जो खराब चीजें रहती हैं, अनवांटेड चीजें, उसको भेज देता है ब्लैडर के पास में और ब्लैडर उसको भेज देता है यूरेथ्रा थ्रू बाहर जब हम चाहते हैं तो, है ना। ब्लैडर 500 ml तक यूरिन को अपने पास रख सकता है। ठीक है, तो आपको मैंने पूरा पूरा होल कॉन्सेप्ट समझा दिया है ना। ये 30 मिनट की क्लास आप पूरी देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे कैसे परफॉर्म होता है सारी एक्टिविटीज। तो अब हम देखने वाले हैं डाइजेशन। डाइजेशन होता कैसे है हमारी बॉडी में, ये हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम अपने माउथ में फूड रखते हैं, यहाँ पे फूड रखते हैं बकल कैविटी में। बकल कैविटी सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होती है जहां से डाइजेशन स्टार्ट होता है। यहाँ पे फूड रखने के बाद फूड हमारा आता है ओसोफेगस में। जो ओसोफेगस होता है उसे हम फूड पाइप बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो फूड रहता है वो स्टमक में आ जाता है। स्टमक में सबसे पहला कार्डियक होता है। 3 भाग स्टमक का होता है जिसमें सबसे पहला कार्डियक, दूसरा फंडस और तीसरा होता है पायरोलस। जो कार्डियक होता है उसमें HCl का फॉर्मेशन होता है। HCl के फॉर्मेशन से जो फूड होता है वो एसिडिक हो जाता है। उसके बाद फंडस में ही हमारा खाना जो रहता है वो रुकता है कम से कम 4 घंटे के लिए, इसी को हम लोग स्टमक बॉडी बोलते हैं। उसके बाद हमारा है पायरोलस। पायरोलस में ही हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, ये सब इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं आपकी। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं वो जो होती है उस पे क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वो गैस्ट्रिक जूस बनाती है, और ये जो पायरोलस है इसमें रेनिन होता है। रेनिन जो होता है वो मिल्क से कर्ड बना देता है और इसमें पेप्सिन होता है। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन से पेप्टोन बना देता है। उसके बाद हम बात कर लें कि जो फूड हमारा आ रहा है वो एसिड फॉर्म में हो चुका है। अब इसको बेस इसमें पढ़ना चाहिए क्योंकि अगर बेस नहीं पड़ेगा तो हमारा जो फूड रहेगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट का होता है, उसके डेडुनम में जाएगा और डेडुनम हमारा बहुत सॉफ्ट होता है, उसे दिक्कत हो जाएगी, मतलब वो जल सकता है अगर फूड ऐसे डायरेक्टली आ गया तो एसिडिक फॉर्म में। तो यहाँ पे जो लिवर होता है उसमें से क्या बनता है, गाल बनता है। गाल ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद में यहाँ से सिक्रीट करता रहता है जब जरूरत पड़ती है तब। ये गाल ब्लैडर ना होने से
इंसान की मृत्यु नहीं हो जाएगी, बस खाली डाइजेशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसका ऑपरेशन करके हम गाल ब्लैडर को हटा देंगे और यहाँ पे इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। ऐसा होता क्यों है, इसमें दिक्कत क्यों होती है, इसमें पथरी हो जाती है जब हम लोग टमाटर ज्यादा खाते हैं। टमाटर ज्यादा खाने से इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा हो जाती है, इसकी वजह से ये इसमें पथरी हो जाती है। पथरी होने के बाद इसको हम लोग निकलवा देते हैं, डायरेक्टली हमारा कनेक्शन हो जाता है इससे। मान लीजिए आपका एकदम सही है, तो यहाँ से ये गाल का फॉर्मेशन कर रहा है, ये बेस के फॉर्म में होता है। बेस यहाँ पे होता है जो वो एसिड वाला जो खाना आ रहा है, एसिडिक फूड आ रहा है हमारा, उसको बेस से मिलाकर न्यूट्रल बना देता है। और अब जो है इसके पहले कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड जाए, हमारा जो ये पेनक्रियाज होता है इसका भी यूज होता है। पेनक्रियाज हमारा पेनक्रियाटिक जूस बनाता है। पेनक्रियाज में एक होता है लाइपोज, एक होता है एमाइलोज, एक होता है ट्रिप्सिन। जो लाइपोज होता है वो फैट को डाइजेस्ट करता है, एमाइलोज स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन पेप्टोन जो हमारा बना हुआ है, पेप्टोन बना हुआ है, उस पेप्टोन को पेप्टाइड में चेंज कर देता है ना। वहां पे पेप्सिन था बनाया था और यहाँ पे पेप्टोन जो हमारा है वो यहाँ पेप्टाइड में चेंज हो गया है ट्रिप्सिन की वजह से। ठीक, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हमारा जो फूड है वो सही हो चुका है, डेडोनम में आ गया। ये दो लोग से मंगवाने के लिए ये मैसेज भेजता है डेडोनम, जो मैसेज भेजता है सेक्रेटिन, डेडोनम ही सेक्रेटिन भेजता है। सेक्रेटिन एक हार्मोन है जो पेनक्रियाटिक जूस आने के लिए मैसेज देती है, किसको, पेनक्रियास को। और जो डेडोनम है हमारा वही एक मैसेज देता है किसको, लीवर को गाल भेजने के लिए। किस हार्मोन से, कोलेसिस्टोकैनिन है ना, ये एक हार्मोन होती है, उसको भेजता है क्या करने के लिए, कहता है कि तुम गाल भेजो, है ना, हमें जरूरत है गाल भेजोगा, गाल क्योंकि बेसिक होता है। ठीक, अब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ चुका है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डेडोनम में मैंने बता दिया आपको जो होता है। उसके बाद जेजुनम में जो होता है वो फूड स्प्रेड होता है, वहां फैल जाता है फूड जो है। उसके बाद इलियम में आता है फूड, और इलियम में जो है पेप्टाइड जो होती है आपकी वो एमिनो एसिड बन जाती है। उसके बाद में इलियम में ही पूरी इलियम मींस पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलाकर पूरा जो हमारा फूड रहता है वो फाइनली कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। अब फूड को डाइजेस्ट करना पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन से भी लंबी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलकर यहाँ से मतलब फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। यहाँ पे फूड जो होता है डाइजेस्ट हुआ रहता है पहले से। अब यहाँ पे जो वाटर रहता है वो एब्जॉर्ब होता है। ठीक, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वो सोख लेता है, कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद हमारा खाना जो होता है रेक्टम में पहुंच जाता है, रेक्टम में रुका रहता है, और जब हम लोग को जरूरत पड़ती है तो हम लोग एनएस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं अपने फूड को। ओके, जो पायरुलस होता है वहां पे जब हम लोग खाना नहीं खाए रहते हैं तो वहां पे एक कांटानुमा स्ट्रक्चर रहता है कांटे की तरह, वो हम लोग को चुभता है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं चूहा दौड़ रहा है ना, क्या बोलते हैं हम लोग, चूहा दौड़ रहा है हम लोग को। ठीक है, तो वहां चूहा मतलब चूहा दौड़ रहा है, कोई कहता है हाथी दौड़ रहा है, हाथी कूद रहा है ना, ये सब चीजें बोल लेते हैं हम लोग। लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं होता है, वहां कांटा टाइप का होता है। चूहा आपके पेट में थोड़ा चला जाएगा, वो आपके पेट में चूहा नहीं रहता, वो कांटा टाइप का रहता है। वो जब फूड नहीं होता है तो वो चुभता है हम लोग को, तो लगता है कि हाँ भूख लगी, खाना खाओ ना। वो हम लोग को मतलब मैसेज देता है कि हाँ भूख लगी है, पेट को भूख लगी है ना, तो खाना लाओ खाना लाओ। तो वो बताता है हम लोग को कि खाना हम लोग को खाना है और हम लोग को भूख लग गई। फूड होता है हमारा, वो जब हम माउथ में लेते हैं तो उसको बोलस बोलते हैं। बकल कैविटी में लेते हैं तो उसको हम बोलस बोलते हैं। अब वो हमारा जो है ओसोफेगस जो फूड पाइप होती है उससे होता हुआ नीचे आता है, और यहां तक इसको हम क्या बोलते हैं, बोलस ही बोलते हैं। जैसे ही स्टमक में एंट्री मारता है वैसे इसको हम क्या बोलने लगते हैं, इसको हम काइम बोलते हैं। काइम, इसको हम स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन तक इसको काइम ही बोलते हैं। और जैसे ही ये रेक्टम में पहुंचता है यहाँ पे इसको हम बोलते हैं काइल। रेक्टम में क्या बोलते हैं इसको, काइल, और ये काइल ही हमारा एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे कि हमारी जो बॉडी में हमने खाना खाया रहता है उसको न्यूट्रिशन के थ्रू उसकी जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उनको हम लोग कैसे ले लेते हैं। ठीक, हम लोग को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है खाने से वो हम देखेंगे। तो अब तक आपने देखा था डाइजेशन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया था। वहां से अब जो ब्लड होता है वो उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ले लेता है ना। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, जैसे मतलब कार्बोहाइड्रेट हो गए, आपके फैट हो गए, प्रोटीन्स हो गए, इन सबको क्या करेगा, ब्लड ले लेगा, है ना। अब वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देगा जिससे आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ठीक, मींस फूड को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो अब मैं आपको बता दूं मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं, एक हो गया हमारा ऑटोट्रोपिक और एक होता है हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक जो होता है वो प्लांट में होता है, जो प्लांट खुद ही खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रोपिक। और हेटरोट्रोपिक क्या होता है, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हम लोग डिपेंड होते हैं दूसरों पर।
हम लोग ऑटोट्रॉपिक्स पर ही डिपेंड होते हैं। हम लोग फूड को होलोजोइक, जो होलोजोइक होता है वो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो हम लोग फूड ऑब्टेन करते हैं। कैसे? हम लोग जो फूड गेन करते हैं वो सॉलिड फॉर्म में गेन करते हैं, उसे बोलते हैं होलोजोइक। और जो पैरासिटिक होता है वो ऐसे लोग होते हैं जैसे कि टैप वार्म, वो बिना मारे ही खा लेते हैं, ना विदाउट डेड, मतलब बिना मारे ही जो फूड अपना बना लेते हैं, जिसको उन्हें बोलते हैं हम लोग पैरासिटिक, जो बिना मारे किसी को चीज को खा लें, जैसे टैप वार्म, है ना। और जो मार कर खाते हैं उनको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक, है ना, जो मार कर खाते हैं उनको बोलते हैं। तो बच्चा पार्टी, अब हम पढ़ेंगे रिस्पिरेशन, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में कैसे प्रोसेस होती है, कैसे हम सांस को अंदर लेते हैं, एयर अंदर जाती है, एयर के साथ में ऑक्सीजन भी चला जाता है, और बाद में हम सांस को बाहर निकालते हैं और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, ठीक। तो इस प्रोसेस को हम कैसे होता है ये हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नाक, नोज से हम लोग सांस को अंदर लेंगे, ठीक है। एयर के साथ में ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी। ये हमारे नॉस्ट्रिल है, यहीं से नॉस्ट्रिल यहां से अंदर जाएगा, ठीक है। नोज के आगे वाले पार्ट में नॉस्ट्रिल ही बोलते हैं। नॉस्ट्रिल से हमारी जो एयर है जिसमें ऑक्सीजन है वो अंदर जाएगी इस पाइप के द्वारा। जो पाइप है ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है, अंदर से खोखली होती है, इसमें एयर अंदर जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कार्टिलेज है, वो सी शेप का होता है कार्टिलेज से होते हुए हमारी एयर यहाँ पर आएगी, एयर में ऑक्सीजन रहेगा, ये एयर हमारी यहाँ पर आएगी और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगा हमारा जो ट्रेकिया, इस पार्ट को हम ट्रेकिया बोलते हैं, ये हमारा ब्रेकडाउन हो जाएगा 2 पार्ट में, ठीक। तो ये दो तरफ, एक लंग्स इधर रहेगी, एक लंग्स इधर रहेगी, दोनों लंग्स में पेयर ऑफ लंग्स है हमारी, वो दोनों तरफ चला जाएगा, ठीक। जैसे ब्रांच टूटती है उसमें छोटी छोटी ब्रांचेस और भी होती हैं, जस्ट लाइक दिस। ये हमारा जो ट्रेकिया है ये टूटता है यहाँ ब्रोंकाई में, इसमें 2 ब्रोंकाई होती है। ब्रोंकाई के बाद में क्या होता है, जो ब्रोंकाई होता है वो टूटता है, जाता है, ठीक। तो ब्रोंक्यूल्स यहाँ छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में टूट जाता है। जो ब्रोंक्यूल्स होता है उसके लास्ट एंड पर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्वियोली का, है ना। जो ये पिंक कलर का आप देख रहे हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर है किसका, एल्वियोली का ये स्ट्रक्चर है। इस एल्वियोली में क्या होता है, इसी एल्वियोली में जब हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर एयर के साथ में, ऑक्सीजन जो कलेक्ट होकर इसी में आ जाती है, ठीक। सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको जो एल्वियोली है इसी में आकर मतलब रुक जाती है ऑक्सीजन, अब रुकी रहती है। जब हमारा ब्लड यहाँ पर आता है, ठीक है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आती है पूरी बॉडी से, मतलब पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आती है, ठीक। जब कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आती है और यहाँ से वो ऑक्सीजन ले लेती है, एक्सचेंज कर लेती है। जो हीमोग्लोबिन होती है उसका काम ये है कि एक्सचेंज कर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देना, दे देना यहाँ पे अल्वेओली को, और ऑक्सीजन ले लेना, जो ऑक्सीजन हम लोग लिए रहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग जब क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ये ले लेती है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन लेने के बाद में इसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करा देती है। आर गेटिंग माय पॉइंट, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करा देती है। तो ये तो हो गया हम जब लेते हैं एयर को अंदर, है ना। इस प्रोसेस को इनहेलेशन बोलते हैं, है ना। ये ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग जो हो रही है इसको बोलते हैं इनहेलेशन। यहाँ पे एयर को हम लोग अंदर ले रहे हैं, एयर के साथ में ऑक्सीजन भी अंदर चली जा रही है, ठीक है। इस प्रोसेस को होने के लिए मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे डायफ्राम की भी है, 70% रिस्पॉन्सिबल होता है, बिकॉज कि जो हमारा लंग्स है ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि केवल लंग्स ही जो है हमारी पूरी रेस्पिरेशन करा देगा, है ना। पूरा लंग्स ही हमारे रेस्पिरेशन नहीं करा सकता है, बिकॉज ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। जो डायफ्राम होता है वो 70% परफॉर्म करता है रेस्पिरेशन होने में, ठीक। तो ये डायफ्राम कैसे रोल प्ले करता है, तो डायफ्राम जब हम सांस को अंदर खींचते हैं तो डायफ्राम नीचे हो जाता है ना। जब नीचे हो जाता है तो वो पूरा खींचता है ना, पुल करता है इसको, जो एयर रहती है उसको पुल करता है अंदर को, तो वो नीचे हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग इनहेल करते हैं, ठीक। एयर को इनहेल करते हैं और हमारा ऑक्सीजन अंदर आ जाता है और CO2 बाहर जाता है। अब CO2 बाहर कैसे जाएगा, यहाँ से, यहाँ पे मान लीजिए पूरी बॉडी को जो कलेक्ट करके हीमोग्लोबिन था, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाई जाती है, वो हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी से जितनी भी CO2 थी उसको कलेक्ट करके लेकर आई है, यहाँ पर दे दी इनको, है ना, यहाँ पर। तो कैसे ये बाहर जाएगी, ठीक। तो ये आप देख लीजिए। अब यहाँ पे मैंने बताया डायफ्राम 70% वर्क करता है इनहेल करने में और एक्सहेल करने में। एक्सहेल मींस क्या होता है, एयर को बाहर निकालने में। अब इस एयर के साथ में अब की बार ऑक्सीजन बाहर नहीं जाएगी, है ना। यहाँ पर क्या जाएगा, ऑक्सीजन बाहर जाएगी, थोड़ी सी मात्रा 16% लगभग जो है ऑक्सीजन बाहर चली जाएगी। 21% हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और 16% ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, ये डायफ्राम फिर धक्का देता है, ठीक, पुश करता है, अब बाहर को पुश कर रहा है ऊपर को, ठीक है। ऊपर को पुश करता है तो जो एयर रहती है वो बाहर निकलती है। जब एयर बाहर निकलती है तो जो एल्वेली है ये हीमोग्लोबिन से क्या कलेक्ट कर ले रहा है, सारी कार्बन डाइऑक्साइड में हीमोग्लोबिन यहाँ पर देकर और ऑक्सीजन लेकर चले जाते हैं पूरी बॉडी में,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस छोड़ते हैं तो यहाँ पे ये डायफ्राम की मदद से जब हम धक्का देते हैं, नीचे से धक्का पुश करते हैं, तो ये जो एल्वियोली है ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ऐसे उल्टे फॉर्म में दे देता है इनको, फिर ये लेकर चले जाते हैं यहाँ से, फिर उसी प्रोसेस जैसे आई रहती है सांस मतलब एयर अंदर, उसी प्रोसेस से एयर बाहर निकल जाती है। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि डायफ्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिस्पिरेशन। डायफ्राम जो होता है वो 70% रोल प्ले करता है हमारे इस रिस्पिरेशन में, लेकिन लोग केवल कहते हैं कि लंग्स ही परफॉर्म करती है, कि लंग्स ही केवल परफॉर्म नहीं कर सकती है। ठीक है, लंग्स इतनी पावरफुल नहीं होती है कि वो पूरी रिस्पिरेशन में पूरा वो पार्टिसिपेट मतलब कर पाए केवल अकेले, है ना। तो यहाँ पे डायफ्राम भी रोल प्ले करता है। तो हमारी जो एयर, वो एयर रहती है, जो एयर जाती है अंदर जिसमें ऑक्सीजन रहती है, वो जाती है किस रास्ते से, नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल के बाद नोसोफेरिंक्स में जाती है, नोसोफेरिंक्स यहीं पर होता है, नोज के अंदर नोसोफेरिंक्स, फिर फेरिंक्स और फिर लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या होता है, ये जो हमारी वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स, इसको लैरिंक्स बोलते हैं। उसके बाद मैंने बताया ट्रैकिया, ट्रैकिया से एयर आती है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ कार्टिलेज होता है, सी शेप स्ट्रक्चर, मींस ट्रैकिया से होते हुए ऐसे ही फिर ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फिर आगे फर्दर डिवाइड होता है छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स में सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्वियोली का। तो और आगे मैंने सारा कुछ आपको समझा दिया। ठीक है, एल्वियोली में क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आगे कलेक्ट हो जाएगी। अब जब हीमोग्लोबिन आएगी लौटकर तो इनको लेकर चली जाएगी सारी, ठीक, और पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देगी। तो इस प्रकार से हमारी जो ऑक्सीजन होती है पूरे ब्लड में सर्कुलेट हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि हम लोग 21% ऑक्सीजन को गेन करते हैं। ठीक, 21% ऑक्सीजन गेन करते हैं और 16% ऑक्सीजन बाहर निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन लेते टाइम में गलती से 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड भी गलती से चली जाती है हमारे अंदर। ठीक है, लेकिन जब हम बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में निकलती है, क्योंकि पूरी बॉडी की जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है वो बाहर निकल जाती है। ठीक, जब हम एक्सहेलेशन करते हैं। ठीक, कैसे निकल जाती है, उसमें कितना परसेंट निकल जाती है सर कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की 4.6% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, आप केवल ऑक्सीजन को अंदर नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ साथ में क्योंकि 21% ऑक्सीजन लिया आपने, है ना, 78% आप नाइट्रोजन भी लेते हैं अंदर में। ठीक है, एयर के साथ में नाइट्रोजन भी चली जाती है 78%, लेकिन जो 78% नाइट्रोजन जाती है उतनी ही पूरी 78% नाइट्रोजन बाहर भी निकल जाती है। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस कैसे होता है रिस्पिरेशन, और आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें मैं एक चीज आपको और बता दूं, ऐड कर दूं इसमें, कि जो डायफ्राम होता है, ये जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं तो उनका जो डायफ्राम होता है उसको जगह नहीं मिल पाती है, बिकॉज जो उनका यूटिरस होता है वो यहाँ पे रहता है ना, वो फुलफिल रहता है। तब यहाँ पे क्या होता है, डायफ्राम को स्पेस नहीं मिल पाती है ऊपर नीचे होने की, यानी कि खींचने की और छोड़ने मतलब धक्का देने की, उसके बाद पुश और पुल करने की जगह वहां पे नहीं होती है। तो उस केस में, ऐसी केस में वहां पे वो क्या होता है कि जो रिब्स होती हैं वुमेन्स की, प्रेग्नेंट वुमेन्स जो होती हैं उनकी रिब्स जो है परफॉर्म करती है ये मतलब वर्क, क्योंकि 70% डायफ्राम ही कर रहा था, अब ये नहीं करेगा तो कौन करेगा, तो वहां पे रिब्स करती हैं। रिब्स यानी कि पसली, तो पसली जो है सांस को छोड़ती है, सांस को खींचती है। ठीक, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको ये पॉइंट पूरा समझ में आ गया होगा। अब फिर आप तो एक चीज और जान लीजिए आप लोग, इसमें आपको मैं ये बता दूं आपको हिचकी क्यों आती है। हिचकी को बोलते हैं हिकअप, है ना, वो एपिग्लोटिस की वजह से आती है। एपिग्लोटिस, है ना, एपिग्लोटिस क्या होता है सर, तो एपिग्लोटिस जो होता है, हम लोग जब फूड जिस तरफ से मतलब फूड खाते हैं उसी तरफ से एयर भी आती है। अब यहाँ पे फर्दर डिवाइड हो जाती है, 2 रास्ता हो जाता है, एक तरफ हम लोग की एयर चली जाती है ना, एयर, और एक तरफ चली जाती है फूड, हमारा फूड हमारा फूड पाइप में चला जाता है, और एयर के लिए रास्ता दूसरा है, वो बदल जाता है रास्ता अपना। ठीक, जब यही गलती होती है कि मतलब फूड वाले में एयर गलती चली है, या फिर एयर वाले फूड वाले में हल्का सा फूड चला जाता है, इस वजह से हिचकी आती है। तो ये होता क्यों है, कभी कभी हम लोग का दिमाग जो है कहीं और रहता है। ठीक, कुछ और सोचते रहते हैं, आप समझ सकते होंगे ना, कुछ और सोचते रहते हैं। जब सोचते हैं हम कुछ और, तब हमारा दिमाग मतलब जो हमारा ब्रेन है वो इसको मेंटेन नहीं कर पाता। एपिग्लोटिस जो होता है उसको कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन करता है। तो ब्रेन सही से कंट्रोल नहीं कर पाता, बता नहीं पाता सही से तुमको किधर जाना है। ये एज ए पुलिस वर्क करता है एपिग्लोटिस। ठीक, कि जैसे उसको मतलब इंस्ट्रक्शन मिलेंगे वैसे वो वर्क करेगा। अब ब्रेन सही से इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं पा रहा, उसका दिमाग तो कहीं और है, कुछ सोच रहा है वो, है ना। जब वो चला गया तो वही आती है हिचकी हम लोग को, और हम लोग कहते हैं हम लोग को कोई याद कर रहा है। उल्टा हम लोग कहते हैं ना, हम लोग क्या कहते हैं, उल्टा, हम लोग को कोई याद नहीं कर रहा होता, हम लोग किसी को याद करते रहते हैं, है ना। तभी तो दिमाग हम लोग का कहीं और रहता है, हमारा दिमाग कहीं और रहता है, तो क्या होता है, हिचकी आती है हम लोग को। ठीक है, हिचकी को बोलते हैं हिकअप, और ये जो एपिग्लोटिस है, ये एपिग्लोटिस एज अ पुलिस वर्क करता है यहाँ पे। ठीक है,
मींस जो फूड का रास्ता है और एयर का रास्ता दोनों सेम है, बाद में डिवीजन होता है और वहां बीच में एपिग्लोटिस एज अ पुलिस वर्क करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा रिस्पिरेशन कैसे होता है। ठीक, तो बच्चा पार्टी अब हम देखेंगे सर्कुलेशन कैसे होता है हमारी बॉडी में, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन होता कैसे है ये हम लोग देखने जा रहे हैं। इस ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए हमारी बॉडी में 2-3 चीज रिस्पॉन्सिबल होती है। केवल हार्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, हार्ट केवल पंप करता है और उसके साथ में ही हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स में कौन कौन होता है, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज, ये सब भी रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके साथ ही जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है यानी कि हमारा ब्लड, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होने में, सर्कुलेट होने में, हमारे पूरे ब्लड को सर्कुलेट होने में। ठीक, तो ये अब हम लोग जान रहे थे कि कैसे हम लोग का मतलब सर्कुलेशन होता है ब्लड का, वो हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आपको मैं बहुत कनेक्ट करके बताता हूँ थोड़ा सा। आप समझ लीजिए यहाँ पे लंग्स है आपकी, ठीक, लंग्स है यहाँ पे, और ये आपका है क्या, हार्ट है। हार्ट को मैं ये भी बता दूं, जो हार्ट की आउटर कवरिंग होती है, ठीक, ये भी बता दूं, जो हार्ट होता है उसकी आउटर लेयरिंग होती है जिसका नाम होता है रिब केज, है ना, वो प्रोटेक्शन देता है हमारे हार्ट को। और इसमें जो सर्कुलेशन होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है। ये आपको मैं समझाता हूं कैसे डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक, तो आप यहां ध्यान से देखिए, ये हमारा मान लीजिए हार्ट है, ठीक, तो हार्ट में आप जानते हैं राइट आर्टरीज होती हैं, है ना, लेफ्ट आर्टरीज होती है, राइट वेंट्रिकल्स होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं। जो हमारा हार्ट होता है वो कहां पे उसकी लोकेशन होती है आप जानते हैं, वो इन द फ्रंट ऑफ, हम लोग के मतलब चेस्ट में एकदम फ्रंट पे होता है। ठीक, ये फ्रंट पे होता है हमारे चेस्ट पे, लेकिन ये थोड़ा जो है थोड़ा स्लाइटली हल्का सा मतलब ज्यादा जो है हो जाता है किस पर, लेफ्ट में, हल्का सा लगता है कि लेफ्ट में है ना, इसीलिए वो लोग बोलते हैं लेफ्ट में, बट ये लेफ्ट में एकदम हल्का सा झुका हुआ है एकदम बीच में ही ना, फ्रंट पे है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं। उसके बाद ये हमारा हार्ट है, हार्ट में आपको बताया मैंने राइट आर्टरीज है, ये लेफ्ट आर्टरीज है, ये राइट वेंट्रिकल्स हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है। आप समझिए बहुत ध्यान से हमारी बात को, ठीक, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो हमारी ब्लड होता है वो निकल कर ऐसे आता है हमारा ये एरोटा से होते हुए हमारी कोई भी ऑर्गन, यहाँ पे मैंने किडनी इसलिए बनाया है, लिखा है कि आपको समझ में आए, कोई भी एक ऑर्गन लेकर यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखा दिया, कोई भी एक ऑर्गन ले सकते हैं आप, वो मान लीजिए यहाँ पे आप किडनी ले लिए, किडनी भी एक ऑर्गन है, ठीक, यहाँ पे कोई भी ऑर्गन ले सकते हैं आप। तो ये जो एरोटा ऐसे आएगा हमारा और ये किडनी में ब्लड देगा, ठीक। अब ब्लड हमारा यहाँ से निकल कर क्या होगा, ब्लड निकल कर यहाँ पे जो किडनी होती है वो मतलब ब्लड को मतलब फिल्टर करके जो उसकी गंदगी होगी उसको निकाल देगी, है ना। तो वो ब्लड जो रहता है वो निकलेगा यहाँ से, ऐसे जाता जाता हमारा राइट आर्टरीज में चला जाएगा, ठीक। कहाँ जाएगा, राइट आर्टरीज में। अब राइट आर्टरीज से जो ब्लड रहेगा वो हमारा राइट वेंट्रिक्यूल में चला जाएगा, है ना, राइट वेंट्रिक्यूल में चला जाएगा। अब राइट वेंट्रिक्यूल से फिर निकलकर हमारा यहाँ से ब्लड जो जाएगा हमारा वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये जाएगा हमारा लंग्स में, है ना। तो यहाँ पे जो मतलब खराब चीजें रहेंगी ब्लड में, जो मतलब वेस्ट चीजें मींस कार्बन डाइऑक्साइड जो रहेगा ब्लड में, जो चीजें मतलब मिला रहेगा, वो चीजें हीमोग्लोबिन में वो जाकर यहाँ लंग्स में दे देगा। मैंने आपको समझाया था, लंग्स में जो वो होता है हमारा एल्वियोली, वहां पे जाकर कलेक्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो इस ब्लड से हमारा गया रहेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वो जाकर लंग्स में कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आपको समझ में आया। फिर उसके बाद में ये तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा हमारा एक्सपायरेशन में। उसके बाद लंग्स से आप देखेंगे फिर से ये मतलब आगे प्रोसेस चलेगा, यहाँ पे जो ब्लड रहेगा वो फिर से ऑक्सीजन को लेकर, है ना, ऑक्सीजन को ले लेगा ना। यहाँ पे लंग्स में क्या ले लेगा हम लोग को, ऑक्सीजन। जब हम लोग सांस लेंगे तो इससे ऑक्सीजन ले लेगा। अब ऑक्सीजन यहाँ पर जैसे ये तो कोई फंक्शन करेगा ना, ये हमारी ऑक्सीजन को ले लेगा और ऑक्सीजन को यहाँ पे बढ़ाएगा आगे। जो ऑक्सीजन हमारी आगे बढ़ेगी वो पल्मोनरी वेन में जाएगी, है ना, पल्मोनरी वेन में। ये कौन सा ब्लड जाएगा इसमें जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आ चुका है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा यहाँ पे, लंग्स से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी वेन से होते होते ये हमारा आ जाएगा लेफ्ट आर्टरीज में, ठीक। तो लेफ्ट आर्टरी के बाद में फिर से ये कहां पहुंच जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से वही सिस्टम चलना लगेगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन होने लगेगा, एरोटा से होते हुए किडनी, किडनी से फिर वेना कावा होते हुए राइट आर्टरीज में, फिर राइट आर्टरीज से राइट वेंट्रिक्यूल, फिर राइट वेंट्रिक्यूल से ये पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ पॉइंट होती है, ये पॉइंट जो है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन का पॉइंट है, यहां से स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहां से जो हमारा ऑक्सीजन खराब हो गया रहेगा या फिर मतलब जो भी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म बन गया रहेगा, वो सारी चीजें यहां से मतलब निकल के यहाँ पे जाकर हमारी फिर लंग्स में ये दे देगा।
आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मतलब ये हमारा किडनी वर्क, सॉरी कैसे हमारा जो हार्ट है वो वर्क करता है। ठीक है, हार्ट के वर्क के साथ में आपको मैंने कनेक्ट कर दिया किडनी से, है ना। आपको समझ में आ गया किडनी और लंग्स, है ना। इसके जस्ट बाद वाला पॉइंट जो है हम लोग को किडनी हम लोग को पढ़ना है, इसके जस्ट पहले पढ़े थे हम लोग लंग्स, है ना। हम बहुत सिस्टमेटिक वे से पढ़ रहे हैं। इसके पहले जो लंग्स पढ़े थे वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था जो हमारा ऑक्सीजन है वो हम लोग ले लिए थे बॉडी के अंदर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको हम लोग बाहर कर दिए थे। ऑक्सीजन लेकर हम लोग का एल्वियोली में ऑक्सीजन कलेक्ट कर लिए थे। अब यहाँ पे जो ब्लड रहेगा आपका वो आएगा और ऑक्सीजन को कलेक्ट कर ले जाएगा, और जो पूरी बॉडी से वो कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट किया रहेगा वो दे देगा किसको, एल्वियोली को। और एल्वियोली फिर से वही प्रोसेस से जो लंग्स में आपको प्रोसेस मैंने अभी जस्ट बताया था उस प्रोसेस से बाहर निकाल देगा। आपको बात समझ में आ रही है। फिर ये क्या होता है यहाँ पे आगे का प्रोसेस आपको पता ही कैसे हो रहा है आगे का प्रोसेस। ठीक, इसमें मैंने बता ही दिया आपको क्या हो रहा है आगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, फिर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड रहेगा वो जो है पल्मोनरी वेन से होते हुए लेफ्ट आर्टरीज में आ जाएगा, फिर लेफ्ट आर्टरीज से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होगा, एरोटा से होते हुए, एरोटा हमारा एक वेन है, एरोटा से होते हुए हमारा किडनी में चला जाएगा। किडनी अब फिल्टर वगैरह करेगी जो करेगी। फिर यहाँ पे जो ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा हमारा किडनी से। अब ये फिर से हमारा यहाँ पे राइट आर्टरीज में आकर फिर राइट वेंट्रिकल से होते हुए पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से होते होते फिर से लंग्स में पहुंचा देगा। आपको ये सर्कुलेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगी, इसीलिए यहाँ पे डबल टाइप ऑफ सर्कुलेशन हो रही है, एक है सिस्टमिक सर्कुलेशन और एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए। मैंने वैसे बहुत अच्छे से समझाया आपको, यहाँ पे मैंने हार्ट का फिगर नहीं बनाया बट आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। ठीक, तो बच्चा पार्टी अब हम देखेंगे एक्सक्रीशन। ठीक, एक्सक्रीशन में क्या होता है, यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, बाई प्रोडक्ट कह सकते हैं हमारी बॉडी के, वो यहाँ से निकाले जाते हैं। ठीक, एक्सक्रीशन के प्रोसेस से यहाँ पे रिमूव किए जाते हैं वो। ठीक, तो एक्सक्रीशन का मेन जो ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करते हैं तो उसमें 4-5 ऑर्गन होते हैं, लेकिन उसका मेन ऑर्गन जो होता है वो होता है किडनी, है ना। तो किडनी जो होता है वो यूरिया का एक्सक्रीशन करता है, इसे मेन ऑर्गन भी बोल सकते हैं हम। और ऐसा नहीं है कि केवल किडनी ही एक्सक्रीशन करती है, एक्सक्रीशन हमारा स्किन भी करता है। स्किन से हमारा जो पसीना निकलता है, यानी कि जो स्वेट होता है वो भी तो हमारा एक बाई प्रोडक्ट ही है ना, वो निकलेगा। और लंग्स जहां से हम लोग की कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो भी हमारा एक बाई प्रोडक्ट है। और लार्ज इंटेस्टाइन जहां पे जो फूड अनडाइजेस्टेड है, जो फूड पचा हुआ नहीं है, वो फूड जो अनडाइजेस्टेड रहता है वो काइम के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, उसे हम बोलते हैं, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन से होता है, वो भी तो हमारा ऑर्गन ही हो गया, हमारा एक्सक्रीशन का ऑर्गन हो गया। और हमारा जो लीवर है वो अमोनिया को यूरिया के फॉर्म में चेंज कर देता है, ये भी हमारा एक्सक्रीशन का ऑर्गन है। तो हमने देखा 5 हमारे ऑर्गन्स होते हैं एक्सक्रीशन के, जिसमें से हमारा मेन ऑर्गन है किडनी। हम लोग को किडनी पढ़ना है। अब किडनी हम देखेंगे, किडनी हमारा 2 पेयर्स में किडनी होती है। और किडनी मैंने इससे जस्ट पहले आपको बताया कि जो हमारा लंग्स था, लंग्स से हमने मतलब उसको हार्ट को कनेक्ट करके दिखाया आपको। हार्ट से हमारा एक ऑर्गन हमने कनेक्ट किया था, जो ऑर्गन हमारा क्या था, हमारा जो ऑर्गन था वो किडनी ही था। और किडनी में आपने देखा होगा कि वो जो एरोटा था, एरोटा की तरफ से आ रहा था, वो किडनी का एक रास्ता जुड़ा हुआ था। ये रास्ता आप जो देख रहे हैं मैंने जोड़ा था उसको, एरोटा वाला, है ना। उसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आएगा वो फिल्टर होने के बाद में जो बचेगा, है ना, वो यूरिन के फॉर्म में यहाँ पे आकर स्टोर हो जाएगा। ब्लैडर में 500 मिलीलीटर जो है यूरिन स्टोर हो सकता है, यहाँ पे आकर स्टोर हो जाएगा, है ना। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सर्कुलेट होकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो सर्कुलेट होकर वो मतलब यहाँ पे आकर जो उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा वो निकल जाएगा, हमारा ब्लैडर में रह जाएगा। और जब हम लोग को नीड होगी उसको निकालने की तो उसको हम बाहर निकाल देंगे, एक्सक्रीशन हो जाएगा। ठीक, यूरिथ्रा से, है ना, यूरिथ्रा से। तो मैंने आपको बताया था कि जो किडनी होता है वो 2 वेन से जुड़ा हुआ था। कौन कौन सी वेन, एक थी एरोटा और एक थी हमारी वेना कावा। एरोटा की तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था हमारा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो वेना कावा के रास्ते से निकल जा रहा था। उसमें 2 रास्ता मैंने दिखाया था, तो वही 2 रास्ता ये है, एक वेना कावा है और एक एरोटा है। तो एरोटा के रास्ते से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है आता है, और उसमें जो है हमारी जो किडनी होती है उसको फिल्टर करती है। फिल्टर करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो इस फॉर्म में इस रास्ते से आ जाता है, इसमें ब्लैडर में आकर स्टोर हो जाता है। ब्लैडर में 500 ml तक यूरिन स्टोर हो सकता है।
अब अगर हम बात करें जो एक ये पार्ट है जिसको बोलते हैं रेनल हीलम, तो यहाँ पर यूरिया जो होती है मैक्सिमम रुक जाती है, यहाँ पे जो है मैक्सिमम यूरिया पाई जाती है इस पार्ट में, ठीक, इस पार्ट में मैक्सिमम यूरिया पाई जाती है रेनल हीलियम में, ठीक। तो ये आपकी किडनी है दो, है ना, ये दो किडनी है। किडनी के बारे में बात कर ले तो किडनी जो होती है ये आपकी किडनी है, तो किडनी के बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको कार्टेक्स बोलते हैं, और किडनी के जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको मेडुला बोलते हैं, है ना, उसको मेडुला बोलते हैं। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर से इसमें से निकल जाएगा वेना कावा के रास्ते से, और जो CO2 वगैरह उसमें से, मतलब ब्लड में CO2 वगैरह जो रहेगी स्वेट के फॉर्म में, स्वेट वेट रहेगा जो, वो सब निकल जाएगा यहाँ से, है ना। निकलने के बाद में जब जाएगा तो ये अपने अपने मतलब रास्ते, मतलब जैसे ऑर्गन जो रहेंगे उसको देते हुए जाएगा, वैसे वैसे वहां निकल जाएगा, जैसे लंग्स में जो पहुंच जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो जाता रहेगा लंग्स में पहुंचेगा। लंग्स में जब पहुंचेगा तो क्या होगा, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड वो दे देगा, किसको, कलेक्ट करके एक साथ, जो हीमोग्लोबिन रहेगी वो एक साथ कलेक्ट करके किसको दे देगी, एल्वियोली को दे देगी। एल्वियोली हमारी रिस्पायरेशन प्रोसेस से बाहर निकाल देगी। तो आपको ये फील हो रहा होगा कि हमारी बॉडी में वर्क कैसे हो रहा है। मैंने बहुत ही कनेक्ट करके आपको समझाने की कोशिश की है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने करी थी कहां से, डाइजेशन से। डाइजेशन हुआ हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन में, फूड पच गया, फूड पचने के बाद में पूरा आपको सिस्टम मैंने समझाया, है ना। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे होता है। तो लास्ट पॉइंट मैं बता दूं आपको, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से कैसे यूरिन बाहर निकल जाता है वो मैं आपको बता दूं। लास्ट पॉइंट है हमारा ये आपका सबसे जो आगे आप देख रहे हैं ये है ग्लोमेरुलस, है ना, ये है क्या, जो ग्लोमेरुलस, ये क्या है, ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पर होता क्या है, इसमें होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मींस यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया रहता है वो फिर से फिल्टर होता है, ठीक। फिल्टर होने के बाद में जो सही रहता है उसको रिटर्न कर देता है हमारी बॉडी को, और जो सही नहीं रहता उसको यहाँ पे फिर से भेज देता है इधर को, है ना। तो इसमें ये बोमेन कैप्सूल आगे क्या है, बोमेन कैप्सूल क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन करता है ये, है ना, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन करता है, और यहाँ पे जो यूरिया रहती है उसको सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है यूरिया को। तो ये यूरिया को अलग कर देता है। यहाँ पे डायलिसिस, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायलिसिस। यूरिया का अलग हो जाना ही डायलिसिस कहलाता है। उसके बाद हमारा जो नेफ्रॉन है वो हमारा आउट कर देता है कैसे, यूरिन, जो हमारी पेशाब होती है वो हमारी बाहर निकल जाती है ना, जो अनवांटेड चीजें हमारी बॉडी की होती है, यूरिन, वो हमारी बाहर निकल जाती है, ठीक। तो इस प्रोसेस से हमारा एक्सक्रीशन हो जाता है। मैंने पूरा आपको समझाया कि कैसे हमारा ये होता है, ठीक।